सोसाइटी सभी सम्माननीय सदस्य भाइयों और बहनों, आपकी सोसाइटी ने जो अरेंज किया है ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। तालियां बजाएंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी समय के लिए आपके मोबाइल या तो साइलेंस मोड पे रखिए या थोड़ा सा बंद करके रखिए। और एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप इतने पीछे बैठे, जरा थोड़ा सा आगे आके बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, प्लीज। तो आपके सोसाइटी के लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया हुआ, बराबर है। सोसाइटी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 112। तो 112 मेंबर में से 1 2 5 8 11 12 13 14 मतलब 14 मेंबर्स ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बराबर है। तो मतलब एक्चुअली हम लोगों के पास समय नहीं है, और आज का संडे का दिन कैसे तो मिलता है, और संडे के दिन भी ये सोसाइटी ने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है और हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे सोसाइटी, ऐसे आप लोगों को लग सकता है। लेकिन आप सभी लोग सोसाइटी की भलाई के लिए सोसाइटी ने कैसा कामकाज करना चाहिए, एक्चुअली हमारी हाउसिंग सोसाइटी क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट कमेटी की राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में एक्ट में प्रोविजन क्या है, बायलॉज में प्रोविजन क्या है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपका अमूल्य समय आप दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं, दिल से करता हूं। एक्चुअली ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी किया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एक्ट के आधार पर। अपने बायलॉज में ये है कि एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम सबको, मतलब ये सोसाइटी ने अरेंज करना चाहिए। पर मेंबर 10 रुपीज पर मंथ वी आर कलेक्टिंग एज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड फ्रॉम द मेंबर्स, बराबर है। और वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो फंड है, वो फंड का विनियोग लोगों को नॉलेज देने के लिए करना चाहिए। ये लोगों को नॉलेज की क्या जरूरत है? वैसे तो हम सब कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, तो हम लोगों की इसकी क्या जरूरत है? लेकिन इसके बारे में ये कहते हैं कि कोई भी अगर स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट में अगर डॉक्टरेट मिला है, उनको पीएचडी है, उनको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा, ऐसा उनसे अपेक्षित नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो ट्रेनिंग लिया है आज तक, मोर देन 250 एडवोकेट को ट्रेनिंग दिया है। अभी समझो कोई एडवोकेट अगर क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है, कोई सिविल में प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कोऑपरेटिव का नॉलेज नहीं है, जो कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस करते हैं उनको ही कोऑपरेटिव का नॉलेज है। कोई चार्टर अकाउंटेंट है, चार्टर अकाउंटेंट अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कामकाज करते हैं तो उनको कोऑपरेटिव सेक्टर का नॉलेज रहेगा, ऐसा मतलब अपेक्षित नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोग जो है, ये हमारे देश के नागरिक है, सिटीजन है, ये सोसाइटी के मालिक है। आपके तरफ से आपने जो सिलेक्ट किए हैं, इलेक्ट किए हैं, वो जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है, उनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का रहता है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर के नाते से उनको समाज में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो आप लोगों की मदद से मिलता है। आपकी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है आपके आधार पर, मतलब आप जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके आधार पर आपकी सोसाइटी चलती है। जो फंड है वो आपका है। तो ये कौन सा फंड कैसे क्रिएट करना चाहिए, क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है ना। अभी जैसा कि हमारी सोसाइटी क्या है, एक हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सेक्टर में अलग अलग टाइप की सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंकिंग, क्रेडिट सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी, शुगर फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स है, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है, बहुत सारी सोसाइटी है। लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, वो सोसाइटी में सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, हमारा पूरा परिवार रहता है। और वो सोसाइटी में जो वातावरण रहेगा, वो वातावरण का परिणाम हमारे पूरे फैमिली पर होता है।
इसके लिए आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं क्या कहता हूं इसके ऊपर आप भरोसा मत रखो। हमारे चेयरमैन क्या कहते हैं, सेक्रेटरी क्या कहते हैं, उनके नॉलेज के आधार पर वो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्ट में उसके बारे में प्रोविजन क्या है, बायलॉज में उसके बारे में प्रोविजन क्या है। एक्ट अभी समझो ये एक्ट का बुक मैंने आपको दिखाने के लिए लाया है, समझो ये कोऑपरेटिव एक्ट का बुक है। अभी ये बुक हम कभी पढ़ेंगे, 1000-1500 रुपए का ये बुक है, और ये बुक में से हमारा अगर हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन, उसका ढूंढना अगर हम चाहते हैं तो कहां पढ़ेंगे। एडवोकेट भी जल्दी नहीं पढ़ सकता है, कौन से पेज नंबर किसके बारे में क्या लिखा है उसको कुछ भी नहीं पता रहता है। प्रैक्टिकली डे टू डे वर्किंग जिसका है वही लोग इसमें से समझ सकते हैं कि क्या है। तो एक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास समय है क्या? नहीं। वर्किंग डे के दिन हम 7-8 बजे घर से बाहर निकलते हैं, रात को 11 बजे पहुंचते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग कैसे ये देखेंगे? तो इसके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन सोसाइटी आपकी है, करोड़ों रुपए खर्च करके आप ये फ्लैट में रहते हैं, तो इसको सेफ रखना ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है, उसके बारे में आपके कुछ राइट्स है। तो इसके बारे में हाउसिंग सोसाइटी, स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमारे संबंधित जो भी कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कहां आते हैं? तो हमारे हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज में आते हैं। वो उतना बायलॉज भी अगर हम उसका स्टडी करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत कुछ सवालों का जवाब हम अपने आप ढूंढ सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? हर सब वीक मतलब हर संडे को लेक्चर रखेंगे तो भी आप परफेक्ट नहीं बनोगे। आपको आत्मनिर्भर बनना है, आपको परिपूर्ण बनना है। ये आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लेवल के ऊपर आपस में बैठ के, आपस में सुसंवाद करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक्चुअली ये एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ये प्रोविजन एक्ट में या बायलॉज में आया है, ये हमारे स्टेट में है ऐसा नहीं है। 1844 में इंग्लैंड में रॉसडेल पायनियर सोसाइटी पहली सोसाइटी बन गई कोऑपरेटिव एक्ट के आधार पर। 28 व्यूअर्स अनएजुकेटेड थे सब लोगों, उन्होंने ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए मतलब कोऑपरेटिव कंसेप्ट जो है वो पहले कानून के आधार पर बनाया। वो टाइम में जो बेसिक प्रिंसिपल बन गए वही बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर आज भी कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है। उसके साथ साथ जागतिक लेवल पर जैसा यूनो है, जागतिक सहकार संगठन बन गया। जागतिक सहकार संगठन के उनके बहुत सारे सदस्य हैं, अलग अलग राष्ट्र, और सभी राष्ट्र के सभी सदस्य जब एक साथ में बैठे तभी वो लोगों को ऐसा लगा कि जैसा सबका कल्याण करने के लिए ये कंसेप्ट जो है कोऑपरेशन, ये जो लोगों के लिए हम लोग चला रहे हैं, वो लोगों को अपने राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में पता नहीं तो ये चला के भी क्या फायदा। तो लोगों को तो ये एजुकेशन देना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। तो लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग कहां दे दो? लोगों के पास जाके, लोगों के प्रीमाइसेस में, लोगों के हाउसिंग सोसाइटी में जाके ट्रेनिंग दे दो। अपनी जो सोसाइटी है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंडर रजिस्टर्ड हुई। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, समझो कि रजिस्टर ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस में जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, ऑडिटर है, समझो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर है, ये किस टाइप में कामकाज करे उनके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। एक्ट कहते हैं 1960 का वो एक्ट है। एक्ट के बाद में रूल बनाए गए उसको कहते हैं 1961 रूल्स कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। उसी के आधार पर ये हमारा कामकाज चलता है। लेकिन एक्ट और रूल उसका स्टडी हमें करना मतलब हमारे पास उतना समय नहीं है। कम से कम हम बायलॉज पढ़ सकते हैं और बायलॉज पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है किसी भी हालत में। आज के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है। यहां से आप जब ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में आप घर पे जाओगे तो जाते समय आपके साथ में ये संदेश लेके जाना है आपको कि किसी भी हालत में हमें बायलॉज पढ़ना है, बायलॉज स्टडी करना है। लेकिन बायलॉज स्टडी करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। करेक्ट, यू आर करेक्ट, मैं भी मानता हूं हमारे पास भी समय नहीं है। लेकिन हमें बायलॉज पढ़ने के बगैर हमारा कामकाज चलेगा नहीं। जो है उसी के लिए हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो बायलॉज कम से कम
समय में बायोलॉजी कैसे पढ़ सकते हैं। आज का एजुकेशन का ट्रेनिंग का ये उद्देश्य है, कम से कम समय में आपको क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। आपके पास वो पावर है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास एबिलिटी है, कम से कम समय में आपके भलाई के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है। और किस टाइप में पढ़ना है इसकी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे भार्गव गुरु साहब ने बोला सर ये प्रोग्राम कब तक चलेगा। मैंने बोला सर मैं अभी से 8 बजे तक चला सकता हूँ। भार्गव सर बोले हमारे मेंबर लोग इतने टाइम में बैठेंगे नहीं, 1 बजे तक आप कंप्लीट करो। मैंने बोला 1 बजे तक ही आपको ये कर दूंगा बस। हम लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने बोला ना कि उनको अभी भी बोला, एक टाइम में ऐसा हुआ था उधर ट्रेनिंग सेंटर में 10 बजे ये चालू किया, 10 बजे चालू करने के बाद में 8 बजे तक वो बायोलॉजी चलता था। लेकिन लोग कहते हैं हमारे पास उतना समय नहीं है। ठीक है, कम से कम समय में आपको ये कैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अभी बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी, ये मराठी का बायोलॉजी बराबर है, ये इंग्लिश का बायोलॉजी 142 है अभी ज्यादा से ज्यादा। अभी उसमें बायोलॉजी में क्या है, टोटल 175 पॉइंट्स है उसमें बायोलॉजी के। कितने पॉइंट्स है, 175 पॉइंट्स। अभी ये 175 पॉइंट्स हमारा जो कुछ कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड, उतना ही आपको पढ़ना है उस समय। पूरा बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कैसे पढ़ना है, अभी प्राइमरी बेसिस उसके हमने कुछ पार्ट बनाए हैं। किसके लिए, आप लोगों के लिए। ये किसी भी एक्ट में नहीं है, ये किसी भी बायोलॉजी में नहीं है, लेकिन कम से कम समय में आप बायोलॉजी का स्टडी कैसे कर सकते हैं। और एक्चुअली कोई कंसल्टेंट क्या कहता है, कोई चार्टर अकाउंटेंट क्या कहता है, कोई ऑडिटर क्या कहता है, कोई एडवोकेट क्या कहता है, ये इसके ऊपर भरोसा रखने के बजाय एक्चुअली बायोलॉजी में एक्ट के आधार पर उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, और उसके आधार पर हमने कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी स्टेप लेनी चाहिए, इसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट बनाया है, टोटल पॉइंट्स कितने बायोलॉजी में, 175 पॉइंट्स। उसमें फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, बायोलॉजी नंबर 1 to 6। अभी बायोलॉजी नंबर 1 to 6 में क्या है, प्राइमरी मतलब बेसिक जो बायोलॉजी के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी हो। समझो कि अभी ये समझो ये बायोलॉजी का बुक है, ये बायोलॉजी का बुक है। हमारी सोसाइटी, मैं ये ओबेलिया सोसाइटी में रहता हूं, तो ओबेलिया सोसाइटी के रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम है, बराबर है कि नहीं। तो ओबेलिया सोसाइटी का बायोलॉजी का बुक आपके पास हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस में होगा, बराबर है। तो वो सोसाइटी का बायोलॉजी का बुक आप देखने के बाद में पहले ये करो, बायोलॉजी नंबर 1 में आपकी सोसाइटी का क्या रहेगा, मतलब नाम रहेगा, बराबर है। ओबेलिया नाम कैसे आया आपको, जो प्रपोजल आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया था डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस वक्त तो हो सकता है 2-3 नाम आपने स्पेसिफिकली दिए होंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, बराबर है। इसी टाइप में एक नाम रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फाइनल करके वो आपको फाइनल करके दे दिया है, उसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। तो स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बायोलॉजी का बुक की जो कॉपी है उसमें आपकी सोसाइटी का 1 नंबर पे नाम रहेगा, बराबर है। अभी 1 नंबर पे नाम रहेगा। सेकंड नंबर पे क्या रहता है, हमारी सोसाइटी का रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस यानी क्या, जो एड्रेस हम हमारे रजिस्ट्रेशन करते समय जो प्रपोजल सबमिट किया था उस वक्त जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा वो एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस जनरली हाउसिंग सोसाइटी का दोनों एक ही जैसे रहते हैं, तो वो एड्रेस वो सब हम लोग जो देते हैं उसके आधार पर वो ये रहता है, वो सेकंड नंबर पे आएगा। इसके साथ साथ में वो बायोलॉजी में एक गाइडलाइन और आपको दे दी है। क्या दे दी है, अगर फ्यूचर में आपको कभी आपके सोसाइटी का नाम चेंज करने की इच्छा हुई और सब लोगों ने डिसाइड किया कि इसके बजाय हम ऐसा दूसरा नाम रखेंगे, रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। उसके बारे में टोटल कंप्लीट गाइडलाइंस बायोलॉजी में नहीं है, लेकिन उसके बायोलॉजी क्या कहता है, आप एक्ट में जाओ और एक्ट में एक्ट नंबर कॉलम नंबर 15 एंड रूल में 14 नंबर ये पढ़ो, उसके आधार पर ये प्रोसीजर कंप्लीट करो, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब कहां जाना है, आपको क्या करना है, ये गाइडलाइन कहां से मिली, हमको बायोलॉजी से मिली। 3 नंबर बायोलॉजी में क्या है, ये बायोलॉजी पढ़ने के पहले ये बायोलॉजी में जो अलग अलग वर्ड्स आते हैं, फ्रेज आते हैं, तो उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग्स एक्ट के आधार पर कानून को उनका मीनिंग, उनका अर्थ, उनके डेफिनेशन क्या अपेक्षित है,
जैसा कि एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस यानी कितने दिन की होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस? 14 डेज सॉरी 14 डेज एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस 14 डेज के पहले होनी चाहिए मिनिमम। 21 की दे दी तो बहुत अच्छा है, लेकिन 14 डेज होना चाहिए, 14 दिन की। तो 14 डेज कैसे काउंट करना है? 14 डेज काउंट करते समय उसमें बायलॉ नंबर 3 में दिया है कि कैसे काउंट करें आप। जिस दिन आपने नोटिस एजेंडा इश्यू किया है वो डेट को छोड़ो, जिस दिन मीटिंग होने वाली है वो डेट को छोड़ दो, उसके बीच में जो 14 डेज रहेंगे वो 14 डेज काउंट करो। मतलब ये डेफिनेशन हम लोगों को दिया है। चीफ प्रमोटर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, प्रमोटर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, एक्ट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मिलेगी, रूल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन मिलेगी। मतलब जितने भी ये बायलॉज में जितने कानून के आधार पर, एक्ट के आधार पर जितने अलग अलग शब्द आते हैं उसका सबका मीनिंग, डेफिनेशन ये सब आपको बायलॉज नंबर 3 में मिलेगी। मतलब ये बायलॉज नंबर 3 आप जब भी पढ़ेंगे तब आपको पूरा बायलॉज पढ़ने के लिए एक इंटरेस्ट आपके अंदर निर्माण हो जाएगा, तो ये पढ़ना जरूरी है। 4 नंबर में क्या है? बायलॉज नंबर 4 में एरिया ऑफ ऑपरेशन। आपके सोसाइटी का एरिया कितना है, मतलब सिटी सर्वे नंबर, हमारा गट नंबर, हमारा कुछ ये रहेगा ना, एरिया कितना फीट का, कितनी जगह है, क्या है, ये साइड में कौन है, वो साइड में कौन है, ईस्ट वेस्ट का वो कौन है, तो ये सब उसमें रहेगा। तो बायलॉ नंबर 4 इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। बायलॉ नंबर 5 क्या है? बायलॉ नंबर 5 में हमारे हाउसिंग सोसाइटी का एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज, हमारे हाउसिंग सोसाइटी की उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ध्येय क्या है और किसके लिए हमारे हाउसिंग सोसाइटी ने कामकाज करना चाहिए। चाहे हम चेयरमैन सेक्रेटरी हो या हम लोग कोई मेंबर हो, हमें वो कानून के फ्रेम में ही रहकर कामकाज करना है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। हम भी खुद सेफ रहे, सबको सेफ रखे, इसके लिए हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो हमारे सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो बायलॉ नंबर 5 में है उससे बाहर हम लोगों को जाना जरूरत नहीं है। 6 में क्या है? बायलॉ नंबर 6 एफिलिएशन। एफिलिएशन यानी क्या? जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपोजल सबमिट करते हैं तब डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमको सूचित किया जाता है कि आप जो एरिया में आपकी सोसाइटी है वो सोसाइटी के मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आपका अकाउंट ओपन करो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्यों ये कंपलसरी है? ये कहता है कि कोऑपरेशन टू कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, तो इसके लिए वहां ये करना जरूरी है। जो एरिया में आपकी सोसाइटी, वो एरिया के फेडरेशन का मेंबर आपको बनना चाहिए। बायलॉ नंबर कौन कहता है? 6 कहता है। जैसा ये हमारा फेडरेशन है, ये लोकल लेवल पे ये फेडरेशन है, तालुका लेवल पे फेडरेशन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेडरेशन है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन है, उसका मेंबर हमें बनना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो फेडरेशन है वो स्टेट लेवल के फेडरेशन को मेंबर बन सकते हैं, बनना चाहिए। स्टेट लेवल का फेडरेशन सेंट्रल लेवल पे जो फेडरेशन है उनका मेंबर बनना चाहिए। मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करो, ये बायलॉ नंबर 6 कहता है। इसके बारे में एक्चुअली एक्ट और बायलॉज में प्रोविजन है। जो प्रोविजन एक्ट में है वही प्रोविजन बायलॉज में है। फर्क क्या है? एक्ट में सब सोसाइटी के बारे में प्रोविजन है, हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज में क्या है? हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उनके ही बारे में हमें गाइडलाइन मिलेगी। कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में हमारे हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज में गाइडलाइन नहीं मिलेगी। हमारे हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसके ही बारे में हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज में गाइडलाइन मिलेगी। तो मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है? बायलॉ नंबर 1 to 6 पार्ट 1 पूरा हो गया, बराबर है। अभी दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो गया, सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ध्येय क्या है, ये एफिलिएशन होना चाहिए, ये सब कुछ पता लगा हमें, बराबर है, उसकी जानकारी मिली। लेकिन सोसाइटी चलाना कैसे? सोसाइटी चलाने के लिए फंड की जरूरत है ना, तो फंड्स ये शब्द आपके सामने आया। क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इसके बारे में अगर पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए, मैं यहां लेक्चर दे रहा हूं, मेरे ऊपर भी भरोसा मत रखो, मेरे से गलती हो सकती है ना। एक्चुअली उस समय उस टाइम का बायलॉज क्या कहता है, बायलॉज ओपन करो और उसमें पढ़ो। बायलॉज नंबर 7 to 50 पार्ट नंबर 2 जो बायलॉज का सेकंड पार्ट है।
फंड से रिलेटेड आपके सवालों का जवाब अगर आपको देखना है तो बायलॉज नंबर 7 to 15 ही पढ़ना, बाकी पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे 175 पॉइंट से इतने ये सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, लेकिन फंड कैसा फंड होना चाहिए, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड क्यों है, क्या है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए। जनरली जो अलग अलग टाइप के फंड हम जो बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर कौन कितना कर सकता है, मैनेजमेंट कमेटी अपने अधिकारों में कितना तक एक्सपेंडिचर कर सकती है। समझो कि आपके सोसाइटी का कोई बड़ा रिपेयर मेंटेनेंस का काम काज चल रहा है, तो मैनेजमेंट कमेटी उनके मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके कहां तक कामकाज कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपीस तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बायलॉज। अगर आपके सोसाइटी का एक्सपेंडिचर 5-6 लाख का होने वाला है तो कामकाज क्या बंद रखे, नहीं, बंद रखने की जरूरत नहीं। फिर एक्ट और बायलॉज क्या कहता है वही स्टेप फॉलो करो। तो क्या करना चाहिए, या तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग शुड बी टेकन। एनुअल जनरल मीटिंग कभी होने वाली, सितंबर 30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग होना, बराबर है। मार्च में हमें कामकाज करना जरूरी है, अगर हम कामकाज नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करो, फिर स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करो, स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉल करो और स्पेशल जनरल मीटिंग में हमारा क्या क्या कामकाज करना है उसका डिटेल रखो, उसके लिए कितना बजट ये खर्च होने वाला है, अपेक्षित हुए सब कुछ उनके सामने, लोगों के सामने रखो। क्योंकि ये जो फंड है सबका है, मेंबर्स का फंड है, और मेंबर के लिए वो अगर वो खर्चा एक्सपेंडिचर करना है वो एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। लेकिन आप लोग मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव के नाते से चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर उनके हित के लिए कामकाज कर रहे हैं, तो लोगों को इसी टाइप में आप लोग समझाओ कि क्या क्या करना जरूरी है, कैसे करना जरूरी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम थी तो हमने इसी टाइप में निभाई है। ये रिकॉर्ड आपके सामने रखा है और इसके बारे में रिजोल्यूशन क्या पास करना ये आप कर सकते हैं, उनका राइट है। तो उन्होंने वो रिजोल्यूशन पास करने के बाद में आप ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। मतलब क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, इसके बारे में कौन से फंड क्रिएट करना चाहिए, तो किस टाइप में मतलब क्रिएशन उनका होना चाहिए। जैसा सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड कैसा होना चाहिए, 0.25% ऑफ क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा, हमें क्या पता कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, हम थोड़ा एक्सपर्ट है उसमें। उस वक्त क्या है कि जो पैनल के ऊपर स्ट्रक्चर ऑडिटर रहते हैं उनकी तरफ से वो क्या करो, वो सर्टिफाइड करके ले लो, वो आपको आर्किटेक्चर ये जो रहते हैं ना पैनल, उनकी तरफ से वो आएगा, उसके आधार पर ये मतलब ये एक्सपर्ट का उनका जहां जहां जरूरी है उनका ओपिनियन वो एक्चुअली लेना जरूरी है। वो कौन कहता है, एक्ट कहता है, एक्ट यानी बायलॉज कहता है। बायलॉज में अगर कुछ कम है तो हम एक्ट देख सकते हैं, बायलॉज एक्ट को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, उपविधि बायलॉज। तो इसके लिए जो बायलॉज पहले पढ़ो और बायलॉज के आधार पर हम एक एक कदम उठाएंगे तो समझो जो डिसीजन लेना है उसके बारे में कामकाज हम कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो समझो ये फंड के बारे में आपको जानकारी मिली डिटेल में। अगर एक एक पॉइंट लेना है तो मैंने बोला कि अगर 8 बजे तक आप लोग बैठने के लिए तैयार है तो मेरी भी तैयारी है, लेकिन कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि फंड्स के बारे में दूसरा आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ सकते हैं, बायलॉज नंबर 7 to 15। 7 to 15 में क्या दिया है कि सब जो फंड की क्रिएशन हो जाता है, पहले तो आप क्या करते हैं, कोई मेंबर बनने के बाद में मेंबरशिप ये लेते हैं ना 500 रुपीज, 100 रुपीज। अभी 500 रुपीज 2013 के बाद भी ले रहे हैं, उसके पहले कितना था, 250 था। 500 ही क्यों, 100 ही क्यों, 700 क्यों नहीं, ये सब उसमें बायलॉज में है। मतलब शेयर मनी आने के बाद में उनको क्या देना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट का उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर किसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ये सब कुछ उसमें है। बायलॉज नंबर 7 to 15, 7, 8, 9, 10 सब कुछ उसमें है। मतलब अलग अलग टाइप के फंड से कैसे करना चाहिए। फंड का इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो फंड का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है डीसीसी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। क्यों कि हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, हमारी सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई है। फिर उसके बाद में हमारे पास अगर ज्यादा फंड है तो इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेशनल बैंक में कर सकते हैं। अगर मेरे बाजू में मेरे कोई फ्रेंड की कोई कोऑपरेटिव बैंक है, अगर कोई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, वो डीसीसी बैंक से या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से या नेशनल बैंक से हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे सकती है। और हम सोसाइटी के भलाई के लिए वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में अगर हमारा फंड
20-25 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया हम उसमें रख देंगे और कल वो क्रेडिट सोसाइटी बंद हो गई, डूब गई, तो फिर सब पैसा हमारा डूब जाएगा। इसके लिए उधर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, इसकी वजह से उधर बच जाएगी। बायलॉज ने क्या कहा है? कोऑपरेटिव बैंक है, डीसीसी बैंक में करो, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें ये करो, नेशनलाइज बैंक है नेशनलाइज बैंक में करो। कोऑपरेटिव सेक्टर की और कोई शेड्यूल्ड बैंक में अगर आपको जाना है तो उनका 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट देखो, 3 इयर्स का, पिछले 3 इयर्स का ऑडिट रिपोर्ट देखो। वो 3 इयर्स में ऑडिट रिपोर्ट में अगर उनको ऑडिटर ने ए ग्रेड दिया है तो ही वो बैंक के बारे में सोचो। लेकिन एग्जांपल कुछ ऐसे हुए हैं, एक कोऑपरेटिव बैंक को पिछले 3 साल ए ग्रेड मिला और 3 महीने के बाद बैंक डूब गया। मतलब उस वक्त क्या हो जाता है कि सब मेंबर आएंगे, ये डिसीजन किसने लिया? चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजमेंट कमेटी, ये लोगों ने वहां से कुछ तो भी खाया है, कमीशन दिया है, इसकी वजह से ये डिपॉजिट रखा। आप क्या बोलेंगे? खाया ना, पिया और ग्लास थोड़ा मारा ना, ये सब्जेक्ट। बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा है कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बनने के लिए सामने कोई आता ही नहीं, बोलते लोगों की गाली सुनने के सिवाय इसमें कुछ है नहीं। और हम अलग अलग जगह पे अभी तक 2500 से ज्यादा जगह में हमारा लेक्चर हुआ है अलग अलग सोसाइटी में। हम लोग भी वही कहते हैं, जिनके पास इतना पेशेंस है, इतना संयम है कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी लोग कितनी भी गालियां दे देंगे सुनने की, जिनके पास क्षमता है, ऐसे ही लोग अच्छे पॉपुलर चेयरमैन, सेक्रेटरी साबित होते हैं। उतना संयम होना चाहिए। उतना संयम किसके पास होता है? एक आध्यात्मिक लेवल पर जो महान साधु संत महात्मा बनते हैं, ये तो उनके पास होता है, जनरल में से नहीं होता है। या कोई ऐसा हो कि जो दिखने में हमें साधु संत महात्मा नहीं लगता है, जनरली हमारे जैसा एक कॉमन मैन लगता है, लेकिन उसके पास इतनी संयम है, उतनी महानता है कि कितनी भी गालियां दे दो लेकिन वो एकदम शांत शांत। तो ऐसे महान व्यक्ति अगर आपके सोसाइटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बन के आए तो फिर आपकी सोसाइटी की बहुत बहुत अच्छा किस्मत वाले हैं। नहीं तो जिसके पास ऐसा इतना ये होता है ना, मुझे ये सुनने को नहीं, तो वो ऐसे लोगों ने उसमें जाना ही नहीं चाहिए। जिसका इमीडिएट टेम्परेचर बढ़ता है उसको एडमिट करना पड़ेगा, उसको बीपी लगेगा बढ़ेगा, इसका फैमिली उसकी परेशान, उसका उधर वॉचमैन का पेमेंट रुका है, लिफ्ट वाले का पेमेंट रुका है, इसका सफाई वाले का पेमेंट रुका है, सोसाइटी परेशान, लोग बोलेंगे ये क्या, इसकी वजह से सोसाइटी परेशान हो गई। ऐसे लोगों ने उसमें जाना ही नहीं। अगर जाना है तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आत्मसम्मान आपका बढ़ाने के लिए आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब संतुष्ट सेटिस्फाइड व्यक्ति बनाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ये अच्छा मौका है। तो फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपको 7 to 50 पे मिलेगी। अभी रहे मेंबरशिप। ये फंड्स हम कहां से करते हैं? क्वेश्चन सगळे नंतर, ये सब पूरा होने के बाद में सब आपको क्वेश्चन मतलब ये हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मेरा एक महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन पूछो, लेकिन मैं आपको ये ऐसा ये कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछने वाले मत बनो। आप क्या बनो? आपको आत्मनिर्भर बनना है। मराठी में एक कहावत है, तुझे आए रे तुझपाशी परी जागा चुकलाची। आप ये पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होना चाहिए। मेरे सवालों का जवाब मैं ढूंढूंगा और उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है ये बायोलॉजी। हम ये चाहते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? क्यों किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो? क्यों किसी एडवोकेट के पास जाते हो? क्यों किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो? क्यों उसको पेमेंट देते हो? क्यों अपना नुकसान करते हो? जो आपके पास है, आप अगर डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेन करने के बाद में भी वहां डिप्यूटी रजिस्ट्रार में जो बैठे हैं वो एक्ट और बायलॉज के आधार पर ही आपको मतलब क्या लिख के देना है वो देते हैं। फेडरेशन ऑफिस में आप लेटर दे दो, उधर भी वही है। किसी एडवोकेट के पास जाओ, वो भी पहले यही पढ़ता है। इससे ज्यादा कुछ भी है नहीं। तो इसके लिए आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ये उसका जवाब आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप पढ़ो, क्वेश्चन पूछो, नहीं ऐसा नहीं पूछो मतलब अपना रगबत हो जाए पूछो, लेकिन इसके लिए आपको इतना ये करना जरूरी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? आप खुद बायोलॉजी पढ़ो तो ये कुछ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य सफल हो जाएगा। बराबर है। अभी मेंबरशिप, मेंबर्स किसको कहते हैं?
मेंबर के कितने टाइप्स है, कौन कौन के मेंबर बन सकता है, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, उसकी फॉर्मेलिटी क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, कौन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, 500 रुपीज क्यों देना चाहिए, 100 रुपीज क्यों देना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो इसके बारे में टोटल मेंबरशिप के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, गाइडलाइंस हमें क्या है, एक्चुअली एक्ट में प्रोविजन क्या है, बायलॉज में प्रोविजन क्या है, उसके बारे में बायलॉज क्या कहता है, उसी के आधार पर ही हमें कामकाज करना है। तो हमें सिर्फ बायलॉज देखना है। क्या देखना है? मेंबरशिप के बारे में आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको क्या देखना है, बायलॉज नंबर 16 to 21 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स इतने आपके लिए इतने जरूरी है कि मतलब आप फ्यूचर में कभी भी हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपके लेवल पे पर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सामने वाले को दिखा सकते हैं कि ये बायलॉज में ये बायलॉज नंबर सो एंड सो, उसमें ये देखो ये पढ़ो, अब उसके आधार पर हम लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं और ये आपको भी मानना पड़ेगा। तो इसके लिए आप समझा सकते हैं। सुसंवाद बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को कोऑपरेशन करने के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर एक दूसरे का सबका जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बायलॉज पढ़ना जरूरी है। तो मेंबरशिप के बारे में बायलॉज नंबर 16 to 21, कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबर नहीं बन सकता है, कंपनी मेंबर बन सकती है क्या, कोई बैंक मेंबर बन सकती है क्या, कोई पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है क्या, कोई ट्रस्ट मेंबर बन सकता है क्या, उनके कितने शेयर्स होना चाहिए, व्यक्ति के कितने शेयर होना चाहिए। समझो एक एग्रीमेंट में 4 लोगों के नाम है तो फर्स्ट नंबर पे जिनका नाम है वो एग्रीमेंट में उसको कौन सा मेंबर कहते हैं, सेकंड वाले को क्या कहते हैं, थर्ड वाले को क्या कहते हैं, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, मतलब ये उसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन मेंबरशिप ये आपके सामने आया तो मेंबरशिप से रिलेटेड आपको अगर ज्यादा से ज्यादा एक्ट में बायलॉज में प्रोविजन क्या है तो आपको क्या देखना है, पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करो, सिर्फ बायलॉज नंबर 16 to 21 ये मैनेजमेंट कमेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बायलॉज। क्यों मैनेजमेंट कमेटी को, किसी का एप्लीकेशन हमारे पास आने के बाद में हमने कितना दिन में उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमने इतने समय तक डिसीजन नहीं लिया तो समझ जाना कि उसकी मेंबरशिप एक्चुअली अप्रूव हो गई है। तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ टाइम लिमिट है, तो वो टाइम लिमिट में हमने मैनेजमेंट कमेटी में कैसा डिसीजन लेना चाहिए बायलॉज नंबर 821 में स्पेसिफिकली दिया है। तो 16 to 21 मेंबरशिप के बारे में आपको जो गाइडलाइन चाहिए इसके बारे में 16 to 21 में मिल जाएगी। उसके बारे में आगे अभी ये जो आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं क्या है, हमारे राइट्स क्या है, इसके आधार पर ये होते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट कमेटी में आपस में लड़ाई झगड़े होते, मतभेद होते हैं, मेंबर्स और मैनेजमेंट कमेटी में मतभेद होते हैं किसी पॉइंट के आधार पर। तो मेंबर्स के राइट्स क्या है, उनके अधिकार कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन अधिकार के साथ साथ उनकी कुछ कर्तव्य है, ड्यूटीज है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर, इसके बारे में अगर आपको जानकारी डिटेल, बायलॉज क्या कहता है, चंदन शिव क्या कहते हैं, उनके ऊपर भरोसा मत रखो। हमारा एडवोकेट क्या कहता है, हमारा ऑडिटर क्या कहता है, इसके ऊपर भरोसा मत रखो। उस वक्त हमारा बायलॉज क्या कहता है उस वक्त वही देखिए। तो उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो बायलॉज नंबर 22 to 44 राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में 22 to 44 इतना ही आप देखो, आपको पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा हम एग्जाम के लिए जाते हैं ना, 3 आवर्स में हमको पेपर लिखना है, बराबर है कि नहीं, तो उसमें उतना समय रहता है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए इमीडिएट हमारे जो सवाल आ सकते हैं उस सवालों का जवाब इमीडिएट हमें कहां मिलना है, इसी टाइप में मैं आपको ये करके दे रहा हूं। राइट्स एंड ड्यूटीज, मेंबर के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में हमारे सामने प्रॉब्लम आया ना, उतना ही हमको देखना है। क्यों पूरा बायलॉज पढ़ने, हमारे पास समय नहीं ना, हम गाड़ी में जा रहे हैं चलते चलते तो बायलॉज देखा पढ़ रहे हैं, उसको हाईलाइट किया, शाम को आगे या कोई मेंबर्स हमारे सामने आता है तो हम उसको ये बायलॉज दिखा सकते हैं, ये बायलॉज में ऐसा ऐसा है। राइट्स एंड ड्यूटीज बायलॉज नंबर 22 to 44। अभी उसके आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज, मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज अलग है, उससे जरा थोड़ा सा व्यापक विस्तृत मीनिंग अर्थ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज में। बायलॉज नंबर 45 to 62
अधिकार आहे. राईट्स ऑफ मेंबर्स आहेत ना, जरा ते तुम्ही अजून थोडं सांगतो मी नंतर. हे झालं एक वेळेस पूर्ण बायलॉज झाला ना, ये पूरा मतलब 174 तो हम लोग आए कि उसके बारे में आपको राइट्स ड्यूटीज के बारे में विस्तृत एक रिव्यूएशन करेंगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज बायलॉज नंबर 45 टू 62, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको बायलॉज में बेसिक जो अपना प्राइमरी बेसिस के ऊपर ये जो कुछ देखना है आपको, तो बायलॉज नंबर 1 टू 6 फर्स्ट पार्ट में आएगा. फंड से रिलेटेड बायलॉज नंबर 7 टू 15, मेंबरशिप रिलेटेड 60 टू 21, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर 22 टू 44, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज 45 टू 62. मतलब पूरा बायलॉज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी उसके आगे का नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बायलॉज नंबर 63 एंड 64. ये जो दो बायलॉज है ये मैनेजमेंट कमेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बायलॉज 63 एंड 64 में डे टू डे वर्किंग करते समय आपको जो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, किसी की कंप्लेन आती है, ये आती है, तो इमीडिएट उसके आधार पर हम लोग कैसा कामकाज करेंगे, उसके आधार पर 63 64 में ये मतलब गाइडलाइंस आपको दे दी है कि समझो किसी कोई कंप्लेन लेके आपके पास सामने आया है तो कंप्लेन उनकी राइटिंग में होनी चाहिए. राइटिंग में कंप्लेन आपके पास आने के बाद में आप क्या करो, आपकी जो मंथली मीटिंग है, आने वाली जो मीटिंग है, वो मीटिंग में वो एजेंडा के ऊपर वो सब्जेक्ट मतलब पॉइंट ले लो, उसमें डिस्कस करो. जो भी हो उसमें डिस्कशन होता है, वो उसके बारे में जो रिजोल्यूशन पास करना है वो यूनानिमसली अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर वो आपके मीटिंग में वो मिनट्स में वो डिसीजन रिजोल्यूशन पास करना चाहिए. उसका मिनट्स में पूरा पॉइंट्स नोट डाउन करो उसमें, और उसके आधार पर आप डिसीजन लेना है. कितने दिन में आपको वो डिसीजन लेने के बाद में वो कंप्लेनर को आप राइटिंग में उसका आंसर क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं. ये इसके बारे में आपको पूरा गाइडलाइन बायलॉज नंबर 63 एंड 64 में मिलेगा. मतलब मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लेवल के ऊपर हम लोग चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, पर्सनल लेवल के ऊपर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, लेना नहीं चाहिए. क्यों कि आप सेफ रहो. आप जो कामकाज कर रहे हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए कामकाज कर रहे हैं, और सोसाइटी की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी कामकाज कर रही है, और मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग हेल्ड रिलेटेड सो एंड सो एंड रिजर्वेशन नंबर सो एंड सो, इसके आधार पर ये ऐसा ऐसा डिसीजन हुआ है और वो डिसीजन हम आपको एक मतलब राइटिंग में दे रहे हैं. तो ये जो ये है उसको फॉलो करना सिर्फ चेयरमैन सेक्रेटरी का कामकाज है. मतलब पर्सनल लेवल पे डिसीजन लेके कुछ तो भी हम दे देंगे उनको और कुछ बोलेंगे, ये उसका अपना काम नहीं है, क्योंकि हम उसकी वजह से तकलीफ में आ सकते हैं. तो कानून के आधार पर, एक्ट के आधार पर, बायलॉज के प्रोविजन पर ये प्रोसीजर उसमें आपको ये करना है. अभी उसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, लेवी चार्जेस ऑफ सोसाइटी. उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसकी रचना कैसी होना चाहिए, मतलब कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन हम किस टाइप में ले सकते हैं, क्या नहीं, उसका जो डिटेल एक साइड में अगर सोचेंगे तो ये सब्जेक्ट मतलब इतना क्लिष्ट है कि शुरू में खुद हम लोगों को क्या ये सब झंझट वाला काम है, ये नहीं पता. लेकिन भले झंझट वाला काम है, तकलीफ वाला काम है, लेकिन जिम्मेदारी अगर हम लोगों के ऊपर है, हम लोग सोसाइटी के मेंबर हैं, मालिक है, हम लोग चेयरमैन है, हम सेक्रेटरी है, मेंबर है मैनेजमेंट कमेटी की, तो जिम्मेदारी से हम भाग तो नहीं सकते ना. और भाग के जाएंगे तो भी जाएंगे कहां, जहां भी कहां जाओगे तो वहां प्रॉब्लम आने ही वाले हैं. कब तक भागोगे, कहां भागोगे, किधर भी भागोगे तो प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. तो जहां है वहां ही रह के डट के रहो, स्टडी करो और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो. ये कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आपका आत्मविश्वास बढ़ाओ, आप आत्मनिर्भर बनो. ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य है. तो लिविंग चार्जेस ऑफ सोसाइटी, जिसके बारे में अगर आपके सामने इतना डिटेल्स है, उसमें एक पॉइंट के ऊपर समझो चालू किया तो पूरा दिन लगेगा. मतलब लेकिन उसका उतना समय अपने पास नहीं. कम से कम समय में एक जमाना था कि इंसान का लाइफ हजारों ईयर्स का था. अभी लाइफ आयु ही कम होते 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 100 ईयर्स तक आई है. अभी लोग कहते हैं कि 100 ईयर्स भी अभी नहीं है. तो कम से कम समय में हमारा काम तो एक जिम्मेदारी है, वो निपटाना चाहिए ना हमको. तो कम से कम समय में
हम लोग बायोलॉजी कैसा पढ़ सकते हैं, उसका स्टडी कैसे कर सकते हैं, और हमारे जीवन में जो ये तो प्रॉब्लम हमेशा आपको आने ही वाले हैं, आते रहेंगे। तो इससे भागने की जरूरत नहीं है, इसको स्टडी करो। और ये कम से कम समय में स्टडी कैसे कर सकते हैं, लेवी चार्जेस ऑफ सोसाइटी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बायलॉज नंबर 65 to 71, बराबर है। तो उसके आगे अब ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी क्या है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई, बराबर है। रजिस्टर होने के बाद में रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, सो एंड सो नेम, ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, उसका ये एड्रेस, बराबर है कि नहीं, ये सब कहाँ लिखा है, वो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है इसके, बराबर है। अभी समझो हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, उनको हमें लेटर लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे हम, वो सर्टिफिकेट थोड़ा लेके जाएंगे कि हमारा सोसाइटी का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं, लेटर हेड बनाते हैं, बराबर है। वो लेटर हेड के ऊपर क्या रहता है, वही सोसाइटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, ये सब कुछ रहता है। ये लेटर हेड मतलब ये सोसाइटी का अस्तित्व दिखाता है, ये सोसाइटी का ये लेटर हेड है, ये नाम है, उनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब कानून के आधार पर, एक्ट के आधार पर हमें ये सोसाइटी का अस्तित्व है। और वो लेटर हेड के ऊपर आप जो भी कुछ टाइप करेंगे, और वो लेटर अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा तो ये किसका, ये सोसाइटी का ये लेटर आया है, लेकिन वो लेटर अधिकृत है क्या, ऑथराइज है क्या, ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए कुछ उसके सिक्वेंस है। अस्तित्व, ये सोसाइटी का अस्तित्व सिद्ध करने वाला क्या है, उसके लिए उसको राउंड शील होना चाहिए, बराबर है। राउंड शील बनाने के लिए संकल्पना उसके पीछे यह है। उसके साथ साथ में मैं आपके सोसाइटी में आ गया, गुरु साहब के साथ में मैं आपके ऑफिस में, आपके सोसाइटी का 2-4 लेटर हेड मैंने लेके मैंने कुछ तो टाइप किया, उसके ऊपर सिग्नेचर किया और दे दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो अधिकृत लेटर है क्या, नहीं। अरे वहां ये होना चाहिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का स्टाफ होना चाहिए, उनकी सिग्नेचर होना चाहिए, सोसाइटी का राउंड सील होना चाहिए। अगर ये सब कुछ मेरे पास आया, राउंड सील भी मेरे पास है, वो स्टैम्प भी मेरे पास है, लेटर हेड भी मेरे पास है, इसका मतलब मैं वो एक सोसाइटी का ही कोई भ्रष्ट आदमी हो सकता है जो ये अति गैर वापर कर सकता हूं, बराबर है कि नहीं। तो सोसाइटी का अस्तित्व दिखाने के लिए कौन से ये बोल है, ये राउंड शील होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, उसके ऊपर ये होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको 72 to 77 तक है। अभी उसके आगे सभी ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में आजकल जो मतभेद चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े, अपने थाना एरिया में तो बहुत अच्छा है, मीरा रोड साइड में ऐसे है कि एक जगह पे सोसाइटी का अकाउंटिंग के बारे में ये पूछा एक दूसरे को, तो उधर एक का मर्डर हो गया 2 साल में। हम बेकार वातावरण है। एक्चुअली ये लोगों को समझना चाहिए कि दिस इज हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी में कौन रह रहे, ह्यूमन ही तो रहते हैं, यस, मतलब ह्यूमन ही रहते हैं, और ह्यूमन के पास ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ये भी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य है। लेकिन ये मानते नहीं है मॉरलिटी के बारे में, ऐसा सच्चाई, ये ईमानदारी, इसके बारे में कहे तो हमारे एक दोस्त कहे सर बोलने के लिए ये सच्चाई, ईमानदारी सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट में किधर भी इसको कोई भी नहीं पूछता है। ये भी सत्य है। जब ये ईमानदारी, सच्चाई, मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी कोई मानते नहीं, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। शुरू में तो एक्ट नहीं थे, इसके लिए एक्ट बनाया। तो मतलब जो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है किसके बारे में, पार्किंग समस्या। अभी पार्किंग के बारे में 100% सेटिस्फाइड हो जाए हम लोग, ऐसे गाइडलाइन एक्ट में भी नहीं और बाइबल में भी नहीं। जो है उससे एक्चुअली है नहीं। अभी हाई लेवल पे हम लोग कहते हैं इसमें कुछ है नहीं तो आप क्या करोगे, लेकिन करेंगे क्या, जाए तो जाए कहां, आत्महत्या करने का नहीं, कैसा करेगा आत्महत्या करेगा, जीना तो चाहिए, इसी हालत में हमको जीना है। तो फिर क्या है, आज के पोजीशन में, आज के समय में वो बायोलॉज में क्या दिया है, क्या प्रोविजन है, किसकी क्या लैंग्वेज है, उसके क्या स्टेप्स है, उसी के आधार पर ही चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स एंड अदर ऑल मेंबर्स को ये फॉलो करके कामकाज करना चाहिए। कंप्लीट मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा ऐसा है ही नहीं इसके बायोलॉज में।
वो लोग भी कहते हैं कि एक जमाना ऐसे था कि हम लोगों को नहीं लगता था इतनी गाड़ी आएगी करके, हम सोचते भी नहीं थे। तो स्टेप बाय स्टेप अभी सुधार हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसमें सुधार हो जाएगी, लेकिन जब तक सुधार नहीं होता है तब तक जो बायलॉज है वो बायलॉज में जो लिखा है उसके आधार पर आपका पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। समझो कि जैसा अभी के बायलॉज में क्या कहते हैं, आपके मैनेजमेंट सॉरी आपके एनुअल जनरल मीटिंग वो पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं, इसी टाइप में करो, वो टाइप में करो। ये जो बायलॉज में गाइडलाइंस है उतना ही सीमित है, उससे ज्यादा तो आप अभी तक तो नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता। 78 to 84 पार्किंग की समस्या के बारे में 78 84 वहां तक ही आपको उसके बारे में पूरी गाइडलाइंस आपको मिलेगी, बराबर है। अभी उसके आगे क्या है, आप सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। एक जगह पे ऐसे कहते हैं कि पर्सनल लेवल के चेयरमैन सेक्रेटरी डिसीजन मत ले लो, लेना नहीं चाहिए। तो कैसे लेना चाहिए, फिर आपस में एक साथ में बैठो, आपस में एक साथ बैठेंगे तो उसका भी कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए मीटिंग से शब्द आया, इसके लिए एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, कम से कम महीने में एक बार तो मिलो साथ में, इसके लिए मंथली मीटिंग का प्रयोजन आया। एक महीने में कम से कम एक मीटिंग होना चाहिए, मतलब साल की 12 मीटिंग होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी एक बार नहीं हुआ तो एक महीने ही 4 ले लेंगे तो चलता है, अभी वो तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन हर महीने में एक मीटिंग होना चाहिए, ऐसा एक्ट आपसे अपेक्षित करता है, बायलॉज आपसे अपेक्षित करता है। तो मीटिंग्स अभी समझो कौन सी मीटिंग है। ऑडिटर आने के बाद में हमको ये सवाल पूछता है, आपका एनुअल जनरल मीटिंग कभी हुआ था, इतना तारीख को हुआ, कितने लोग अटेंड थे, ये उसका मिनट्स लिखा है क्या, मंथली मीटिंग कितनी हुई, 12 हो गए क्या, नहीं तो नहीं तो वो रिमार्क लिख देता है। क्यों, ऑडिटर जो ऑडिट करता है इसके आधार पर ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ऑडिटर। एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज आपके सोसाइटी का कामकाज चल रहा है क्या नहीं, इतना ही देखना उसका ऑडिटर का काम है, उससे ज्यादा ऑडिटर भी क्या कर सकते हैं। तो ये जो मीटिंग्स है, मीटिंग्स के बारे में समझो, स्पेशल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, मंथली मीटिंग है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 1-3 महीने के बाद में इमीडिएट फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसके टाइम मतलब कैसे होना चाहिए, उसका एजेंडा कैसे होना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा कैसे होना चाहिए, स्पेशल जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है, कभी कॉल कर सकता है, मेंबर कॉल कर सकते हैं क्या, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर कॉल कर सकते हैं क्या, चेयरमैन सेक्रेटरी कॉल कर सकते हैं क्या, मेंबर लोगों ने समझो आपके पास मैनेजमेंट स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट लेटर दे दिया, आप लोगों ने नहीं किया, तो फिर वो कहां जा सकते हैं, उसका मिनट्स कैसे होना चाहिए, नोटिस कितने दिन की होनी चाहिए, स्पेशल जनरल मीटिंग में और एनुअल जनरल मीटिंग में क्या फर्क है, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में क्यों करना चाहिए। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है, मीटिंग्स ये शब्द आपके सामने आया तो आपको इतना ही देखना है, पूरा बायलॉज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मीटिंग के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज आपको बायलॉज नंबर 85 to 109, बायलॉज नंबर 85 to 109। अभी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें शुरू के जो 4-5 बायलॉज है, वो जो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है पहला रजिस्ट्रेशन होने के बाद इमीडिएट, वो तो आपकी चलेगी, लेकिन आगे का स्टडी आप कर सकते हैं कि स्पेशल जनरल मीटिंग के बारे में कौन कॉल कर सकता है, क्या किस वक्त कॉल करना चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइंस बायलॉज में क्या है, एक्ट क्या कहता है, मतलब बायलॉज क्या कहता है। तो चेयरमैन सेक्रेटरी को यह मालूम होना चाहिए, लोगों को जानकारी हो गई तो अच्छे बहुत अच्छा है, क्योंकि आपस में ये प्रॉब्लम वहां के वहां क्लियर हो जाएगी। कंप्लेंट देने के लिए हम वहां डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, बराबर है, उसमें आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका मतलब सब कुछ एनर्जी वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा है कि आपके लेवल के ऊपर ही आप कामकाज कर सकते हैं। आपस में बैठो, एक साथ में बैठो, सुसंवाद बढ़ाओ, विसंवाद बंद करो, बिठाओ, एक दूसरे को गालियां देने से प्रॉब्लम क्लियर नहीं होने वाले, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे दो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, और उसके आधार पर जो भी डिसीजन लेना है, जो पॉलिसी डिसाइड करना है, वो एक्ट के आधार पर, बायलॉज के आधार पर डिसाइड करो और एक दूसरे को समझाओ, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रॉब्लम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मीटिंग्स के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो बायलॉज नंबर 85 to 109। अभी उसके आगे ये सब कुछ हम यहां तक आ गए, क्या
हमारे सोसाइटी के बारे में बेसिकली नॉलेज हमें हुआ, फंड्स कैसे क्रिएट करना चाहिए उसका हमें पता लगा, मेंबरशिप को सिर्फ क्या करना चाहिए उसकी हमने जानकारी ले ली, बरोबर है। राइट्स एंड ड्यूटीज मेंबर्स के उसके बारे में हमें जानकारी मिली, रिस्पांसिबिलिटी लायबिलिटीज के बारे में हमें पता चला, मैनेजमेंट कमेटी को जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजी 62 63 उसके बारे में पता चला, बरोबर है। 63 64 जो भी कुछ है, लेवी चार्जेस के बारे में 65 to 71 वो पता चला, उसके बारे में वो इनकॉर्पोरेशन मतलब हमारे सोसाइटी का जो अस्तित्व सिद्ध करने वाली सिग्नल्स कौन सी चीजें हैं उसके बारे में पता चला, पार्किंग के बारे में 70 to 84, मीटिंग के बारे में 85 to 109। अब ये यहाँ तक आएगा, एक्चुअली हमारा सोसाइटी का मैनेजमेंट हम कैसे चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, मैनेजमेंट कौन चला सकता है, उनसे कैसे अधिकार है, वो अधिकारों का वापर कैसे कर सकता है, उनको ये अधिकार कौन देता है। समझो कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी में हम चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर बन गए, मैनेजमेंट कमेटी बन गई, वो मैनेजमेंट कमेटी किसको तो भी जिम्मेदार है क्या? नहीं, वो मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदार है। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे जो भी कारोबार हम करते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर जो कलेक्शन होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसका सबका रिपोर्ट हमें एनुअल जनरल मीटिंग में रखना चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग इज द सुप्रीम, एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम। ये इलेक्शन का प्रोसीजर तो अभी आया है, नहीं तो एक जमाना ऐसे था कि आपके एनुअल जनरल मीटिंग में आपके सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी बनती थी एक जमाने, उसके बाद में इलेक्शन की प्रोसीजर आ गई है। इलेक्शन के प्रोसीजर में देखो, पहले बार जो इलेक्शन ये शुरू हुआ तो एक्चुअली उस टाइम में 1 डे का इलेक्शन प्रोग्राम था, 2014 में जब ये शुरू हुआ तभी। अभी 2021 से आपका इलेक्शन का प्रोग्राम 60 डेज का बच गया, मतलब ये अभी आया है, लेकिन पहले तो इतना ये नहीं था। लेकिन शुरू से ये प्रिंसिपल जरूर है क्या कि एनुअल जनरल मीटिंग इज द सुप्रीम। अब इसके लिए आपका बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब इसका जो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनकर अपन क्या करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में रखते हैं, बराबर है कि नहीं। तो 110 to 140 बायलॉ नंबर 1 से 10 से 140 तक, उसमें आपको सोसाइटी का मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में। अभी देखो 110 से क्या कहते हैं कि ये जो अधिकार आपको मिलते हैं ये कहां से मिलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग के। एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम है, तो फिर आपके क्या बनती है? मैनेजमेंट कमेटी बनती है। मैनेजमेंट कमेटी कितने लोगों की होनी चाहिए? अभी नए रूल के आधार पर कि समझो 100 मेंबर तक की सोसाइटी रहेगी, 11 मेंबर की मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। 100 से ज्यादा अप टू 200 मेंबर की सोसाइटी है तो उसके मेंबर कितने होना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी के? 30 मेंबर में से कौन होना चाहिए? 8 फ्रॉम ओपन कैटेगरी, 2 seats are reserved for ladies, 1 seat is reserved for SC/ST, 1 seat is reserved for OBC, 1 seat is reserved for VJ/NT SBC, भटक्या विमुक्त जाति जमाती अवलिक विशेष मागास प्रवर्ग। ये कौन बनाया? ये एक्ट ने बनाया है, इसकी वजह से ये बायलॉ है, इसके टेबल है। इसमें मैनेजमेंट कमेटी में कौन आ सकता है, कौन पात्र है आने के लिए, कौन अपात्र है। जैसा कि डिफॉल्टर मेंबर मैनेजमेंट कमेटी में नहीं आ सकता है, आया तो भी नहीं रह सकता। तो इसके बारे में ये समझो 110 to 140 तक। अभी उसमें मैनेजमेंट कमेटी के कार्यकाल कितना है? 5 साल का है, उसमें है। बैंक अकाउंट कहां ओपन करना चाहिए, कौन ऑपरेट करना चाहिए, ये इसमें है। उसके आगे अपात्रता क्या है, उसके आगे समझो मैनेजमेंट कमेटी में काम करते समय मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट कमेटी ने कौन से बायलॉज के आधार पर कौन सा जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य क्या है। मैनेजमेंट कमेटी में काम करते वक्त सेक्रेटरी की जिम्मेदारी क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। स्टेट लेवल का के बारे में सोचेंगे, जैसा स्टेट लेवल पे ऊपर ज्यादा से ज्यादा गालियां सुनने का काम किसको करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल को नहीं। वैसा हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा गालियां सुनने का काम सेक्रेटरी को भी करना चाहिए। चेयरमैन कैसा है? राज्यपाल है, उनके पास ज्यादा इतना लोग जाते हैं। सेंट्रल लेवल के ऊपर सोचेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो गए तो ज्यादा से ज्यादा द्रौपदी मुर्मू को गालियां नहीं देते, मोदी साहब को गालियां देते अब ज्यादा ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर को। वैसा हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा गालियां खाने की
जिसकी क्षमता है, और वो मराठी में कहते हैं कि कितनी भी गालियां दे दो वो हंसते ही रहते हैं। वो कैसा क्या है, निर्लज्जा सदा हंसती। ऐसा सेक्रेटरी है वो, पावरफुल सेक्रेटरी, ऐसा सेक्रेटरी है वो। सोसाइटी बहुत लकी है, किस्मत वाली सोसाइटी जिनको ऐसा सेक्रेटरी मिलता है। मतलब जो लोगों की सुनता है और लोगों की सुनने के बाद में उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और वो हंसते हंसते जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, ऐसे महान सेक्रेटरी अगर आपको मिल जाए तो बहुत आप सबका कल्याण। और ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे ऑफिस बेरर का निर्माण करना, और ये क्षमता आप में सब में है। आप सभी 112 मेंबर, किसी से हम किसी से कम नहीं, ऐसा करके आप बन सकते हैं। यही तो ये एजुकेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। आप सभी लोग पावरफुल है ये जानने के लिए। अभी इसके बारे में, सेक्रेटरी के बारे में 138, 39, 40 ये 3 बायलॉज पढ़ो। सेक्रेटरी की कर्तव्य जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट कमेटी का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, कोई कोई सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलता है कि सब जो चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर एक साइड में और बाकी एक अपोजिट ग्रुप है। ये अपोजिट ग्रुप और ये इधर ऑफिस बेरर ग्रुप, ये एक दूसरे को ऐसा समझते हैं कि जैसा हम एमएलए एमपी है, अब जैसा विधानसभा उधर लोकसभा में ऐसा अधिवेशन होता है यार, तो वैसा ही चलता है। अरे भाइयों, आप सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं। वो लोगों को अगर समझा दिया जाए कि मैनेजमेंट कमेटी का जो मंथली मीटिंग होता है, वो मंथली मीटिंग में जो अपोजिशन ग्रुप के मैनेजमेंट कमेटी मेंबर है वो भी इधर प्रेजेंट कर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनका सिग्नेचर वहां है, जो जो डिसीजन जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। एनुअल जनरल मीटिंग में मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग के दिन उधर बैठ के सामने से कुछ चेयरमैन सेक्रेटरी को सवाल पूछ रहा है, तो ये गलत है। अपनी जिम्मेदारी से भागो मत। आप 12 महीना उधर रहना तो उधर वो मीटिंग में आपका ये अपोज करना है, तो जो भी कुछ करना है वो करो, और वो मिनट्स में लेने को बोलो। मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना उनको भी बंधनकारक है। यूनानिमसली रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है। अगर यूनानिमसली पास नहीं होता है, समझो 13 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी, 13 लोग अगर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ रिजोल्यूशन पास करते वक्त क्या हुआ, 5 लोगों ने अपोजिशन ये दे दिया, 8 लोगों ने ऐसा ये किया, तो 8 लोगों के आधार पर वो डिसीजन पास करना है, वो जिम्मेदारी है उनकी। 8 लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया, मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लिया है। हाँ, इतना है, सब लोगों ने ये सोचना चाहिए कि जो डिसीजन हमें पास कर रहे, रिजोल्यूशन पास कर रहे, वो एक्ट और बायलॉज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कल हम कहेंगे कि हम भले यहां रहते हैं लेकिन हम स्वतंत्र है, हम भारत का कानून नहीं मानना चाहते। अरे ऐसा कैसा चलेगा? हम अगर यहां रहते तो यहां का कानून तो नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी अगर महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई तो वो कोऑपरेटिव एक्ट का फॉलो करना चाहिए, इनका जो बायलॉज वो फॉलो करना चाहिए। हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऑडिट नहीं करेंगे, क्या करना क्या करो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। वो एक्ट के अंदर आपको रहना है। तो ये अगर हम मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर को सबको समझा देंगे कि सबकी ये जिम्मेदारी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपस में मतभेद कम हो जाएंगे। मतभेद होंगे तो भी अगर हम उनको समझाएंगे, आपकी और मेरी पर्सनली दुश्मनी क्या नहीं है। अरे ये बायलॉज में है, आज मैं चेयरमैन हूं, कल आप चेयरमैन रहोगे, कल आप सेक्रेटरी रहोगे, आपको भी कल इसी हालत में कामकाज करना है और करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा मत रखो। ये बायलॉज का किताब ले लो, बुक ले लो और ये बायलॉज पढ़ो। चाहिए तो मैं उसको हाईलाइट करके दे देता हूं, ये समझाओ उनको। और खुद मुझे ये पढ़ने के बाद में आपको जितना मुझे गाली देना है वो गाली दे दो, मारो, ये करो, लेकिन ये ऐसा ऐसा है, समझ लो भाई। वो बाद में बोलेगा यार मेरी गलती हो गई। इसके लिए कोर्ट में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। किरण अंदानी का एक सोसाइटी था, ऐसे एक जगह पे ऐसा वो बोले कि हमारी सोसाइटी ने ऐसा रिजोल्यूशन पास किया एनुअल जनरल मीटिंग में, और उसको ऐसा ऐसा पेनल्टी लगा है, ऐसा ऐसा। मैं बोला मैटर किधर है? तो गए कोर्ट में। कहाँ गया? कोऑपरेटिव कोर्ट में। तो ऐसा ऐसा मैं बोला, उनको बाद में समझा दिया कि ये कोऑपरेटिव कोर्ट में उनके भी इतना 20-25 हजार जाएंगे और आपके भी 25-30 हजार जाएंगे, इधर आओ, सब दोनों साथ में बिठाओ और मैं आता हूँ। मैं दोनों को समझा दिया, प्रॉब्लम उधर का उधर सॉल्व। फालतू में पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? हम लोग तो आपको लूटने के लिए ही बैठे हैं।
कौन बकरा आता है, हम लोग वही देखते हैं। लेकिन आप लोग क्यों चले जाते हो? एजुकेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है, आपके लेवल के ऊपर ये होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कभी आता है, हम लोग जब भी आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, एक बार एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद में हमारे सोसाइटी का पूरा बैंक बैलेंस डील करके जाता है और फिर हम कंप्लेन करते हैं, अरे वो उसने ऐसा किया। वो लोग उधर के लोग जो बैठे हैं बोलते हैं, अरे आप लोग को किसने बोला था, ये सिचुएशन किसने लाई? आप लोगों ने लाई। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का मतलब ये समय हमारे ऊपर किसने लाया? आपने लाया। आप लोग अगर आपस में चलाते थे तो ये नहीं होता था। लेकिन हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट के आधार पर आपको सोसाइटी को दे दिया है हम लोगों ने। अगर आप लोग सोसाइटी नहीं चला रहे हैं तो कानून के आधार पर ये रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट को तो ये सोसाइटी चलाना चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या करता है, उनके पास इतने सभी लोग अच्छे आदमी है क्या नहीं उनको भी पता नहीं है, किसी को तो भी पकड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर देते हैं, वो यहाँ आने के बाद में क्या करता है वो परमात्मा जाने और आप जाने, और वो सब उसका ये निकल जाने के बाद में उसका असर क्या होता है ये हम लोगों को समझता है। वो का समय निकल गया, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैनेजमेंट बायलॉ नंबर 1102 to 140 एक्चुअली मैनेजमेंट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉरलिटी हमारे साथ में कैसे होनी चाहिए। कुछ कानून ऐसे प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं कि समझो रियल एस्टेट में कोई समझो कामकाज करता है तो ये इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझसे अपेक्षित क्या है, उनको विरोध नहीं है। लेकिन मैं अगर चेयरमैन सेक्रेटरी बनने के बाद में सब जगह पे मुझे अगर कमीशन चाहिए तो भाई तुम चेयरमैन क्यों बनता है, तेरा बिजनेस संभालना, अपेक्षित वही है। मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक जगह पे इलेक्शन लेने के लिए गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट है इधर सिक्योरिटी का, और वो बोलता है मैं राज्यपाल का फोटो के साथ में मैं रहता हमेशा और ये मैं इलेक्शन के लिए। अरे मैं बोला ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट है इधर तो आप बिजनेस संभालो ना, आप मैनेजमेंट कमेटी में क्यों जाते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें है जो है वो लोगों को दिखाओ, वो लोगों को समझाओ। अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर उनकी किस्मत उनके साथ में, जैसा भगवान कृष्ण ने कहा ना कि महाभारत का वक्त शिष्टाई तो उन्होंने की कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कौरव और पांडव आपस में न लड़े। भगवान कृष्ण जी दुर्योधन के पास चले गए, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, क्योंकि वो तो समय की पुकार थी कि उनको जाना था, तो उस वक्त तो इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक कोशिश हो, क्योंकि हम एक परिवार है, हमारी हाउसिंग सोसाइटी हमारा एक परिवार है, उसके सभी सदस्य हमारे परिवार के सदस्य है। तो एक परिवार के सदस्य एक्चुअली हम एक परिवार में रहते हैं, हमारे फैमिली में अगर 4-5 मेंबर है तो उसमें भी आपस में मतभेद होते हैं। ज्यादा से ज्यादा बेटे मतलब आजकल की संस्कृति कहती है कि हमारे पिताजी को कुछ अक्ल नहीं है, पत्नी कहती है कि मैं हूं इसके लिए आपका चल रहा है, नहीं तो आपको कुछ न समझता ही नहीं है। ऐसे जगह जगह ये चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग परिवार छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं, सबको साथ में लेके चलना ये तो हमारी ह्यूमैनिटी है और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, तभी ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और ये सफलता, ये नैतिकता क्या है, नैतिक अधिष्ठान क्या है, नीति नियम क्या है, ये सभी लोग मानते नहीं। इसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के दिल में डर होना चाहिए। कानून का उल्लंघन मैंने किया, एक्ट का उल्लंघन मैंने किया तो मुझे इतना पेनल्टी हो सकती है, उसके बारे में ऐसा प्रोविजन बायलॉज में है, इसके बारे में ऐसा प्रोविजन एक्ट में है। भाई आप सोचो क्या करना है, तो कम से कम थोड़ा तो डरेगा वो और आपको कोऑपरेट करेगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है आज। तो इसके लिए मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थापन, बायलॉ नंबर 110 से 140। उसके आगे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड। अभी हमारी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। अरे इसके पहले मैं कभी चेयरमैन नहीं था, मैं कभी ट्रेजर नहीं था। लोग जगह जगह पे ऐसे होते, अब इलेक्शन लेने के लिए जब जाते हैं ना, सर मुझे वो ऑफिस बेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं। डरो मत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं रेडी रेकनर आपके सामने है। कौन सा रिकॉर्ड, कौन से बुक्स, कौन से रजिस्टर्स रखने चाहिए, किस टाइप की फाइल्स होनी चाहिए, सिर्फ बायलॉ नंबर 141, 142 पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं।
कोई ऑडिटर, कोई ऑफिसर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी लिस्ट है उधर 141, 142 में। मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड के बारे में अगर आपको ये देखना है तो जो नेक्स्ट पार्ट बनाया है वो 141 टू 147 का एक छोटा पार्ट बना है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 141 एंड 142। 142 में कौन सी टाइप की फाइल्स, करस्पॉन्डेंस, जो अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में जो करस्पॉन्डेंस होता है, इलेक्शन की फाइल होना चाहिए, ऑडिट की फाइल होना चाहिए, डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस के पास से कुछ करस्पॉन्डेंस उसके तरफ से भी फाइल होना चाहिए, नॉमिनेशन का फाइल का एक होना चाहिए, मेंबरशिप की अलग अलग फाइल होना चाहिए। ऐसे ऐसे सभी फाइल्स उसकी लिस्ट बनाई गई है। कौन से बुक्स लिखना है वो बुक्स का लिस्ट है उसमें 141 में। खाली वो बुक्स उधर से लाके रजिस्टर लाके सिर्फ लाके रखो मत, उसको अपडेट करो। मतलब वो किस टाइप में रखना है इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, समझो 1500 रुपीज से ज्यादा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कम से कम एक्ट में बायलॉज में उसकी प्रोविजन है 1500 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए। वो कहता है बायलॉज। अभी कोविड पीरियड में क्या था कि कहां बैंक में जाएंगे लोग, क्या सबका सिक्योरिटी वाले का या लिफ्टमैन का सबका पेमेंट हम कैश से कर देते। लेकिन कम से कम बायलॉज में ऐसी प्रोविजन है, इतना तो हमसे कम से कम पता लगेगा 5000 रुपीज से कैश इन हैंड हमें रखना नहीं चाहिए। ये हमें कोई अगर हमारे पास कोई मैनेजर है और कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा रहता है, अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो उसके बारे में हम कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी चीजें के बारे में। और उसमें ज्यादा से ज्यादा 141 एंड 142 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड, कौन सी फाइल्स रखना है, क्या करना है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको ये मिलेगी। ये बुक्स एंड रिकॉर्ड आपको रेडी चाहिए तो आप फेडरेशन के ऑफिस में थाना में जा सकते हैं, वहां से आपको ये लिस्ट देने के बाद में पूरा बुक्स रिकॉर्ड उधर मिल सकता है। मतलब ये जो आपका रिकॉर्ड कैसा अपडेट रहेगा, जब ऑडिटर हमारे पास आता है कि ये रजिस्टर ओके क्या है, रजिस्टर ओके क्या है, जे रजिस्टर ओके क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखा है क्या है, नॉमिनेशन रजिस्टर रखा है क्या है, मिनट्स लिखा है क्या है, उसके ऊपर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर का सिग्नेचर है क्या है, मतलब क्या है वो सब कुछ, इसके बारे में क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में डिटेल नॉलेज, डिटेल जानकारी आपको वहां मिलेगी। मतलब ये छोटा सा पार्ट है 141 टू 147, उसमें इंपॉर्टेंट है 141 एंड 142। अबे नेक्स्ट दो पार्ट आता है, वो कौन सा है उसके आगे कि हमारी जो सोसाइटी है, अपनी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो प्रॉफिट अर्निंग सोसाइटी नहीं है। हाउसिंग सोसाइटी हम रहने के लिए, इसका कोई बिजनेस है नहीं, बराबर है। तो ये हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार चलाने के लिए हम लोगों से कलेक्शन लेते हैं और उसमें से ही हम लोगों के लिए जो कुछ जरूरी है वहां हम एक्सपेंडिचर करते हैं, बराबर है कि नहीं। इसके लिए हमारी सोसाइटी का बैलेंस शीट जरूर बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। फिर क्या बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, क्योंकि प्रॉफिट ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये सेवा देने वाली, सर्विस देने वाली ये संस्था है, तो इसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर ये जो सब कुछ बनते हैं, अभी उसमें से जो कुछ समझो कि हमारा कलेक्शन क्या हुआ, कलेक्शन समझो एक 15 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, बराबर है, और उसमें से 10 लाख रुपए एक्सपेंडिचर में चले गए, बराबर है, 5 लाख रुपए बचे। तो 5 लाख रुपए बचने के बाद में क्या है 5 लाख, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो हम जनरल मतलब लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, बराबर है। अभी ये जो प्रॉफिट है ये किसका है, ये सभी मेंबर का है। ये बिल्डिंग सेफ रखने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगेगा, जो फंड लगेगा, वो सभी मेंबर का ही फंड रहेगा। तो इसके लिए जो भी हमारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट वो फाइनेंशियल ईयर में रहती है, उसमें से 25% ऑफ सरप्लस अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड राइट ऑफ ड्यूज, ये ऑडिटर लोग आपको बोलेंगे नहीं, अकाउंटेंट तो आपको बोलेगा ही नहीं। अकाउंटेंट क्यों नहीं बोलते हैं, एक अकाउंटेंट के पास समझो 100-200 सोसाइटी है, और आप सभी लोगों को क्या है, अभी मीटिंग आने रही है और हमारा अकाउंट कंप्लीट करके दे दो और हमारा ऑडिट करके दे दो। वो क्या करता है, फटाफट 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 जैसे है वो स्टेटमेंट मार देता है, जा दो। लेकिन ये अगर हमें पता रहे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में से समझो अगर पर ईयर मतलब जो भी अमाउंट हमारे पास सरप्लस रहती है
उसमें से 25% अगर रिजर्व फंड को हमने ट्रांसफर किया तो मराठीमध्ये जसे म्हणतात थेंबे थेंबे तळे साचे, वो छोटा वो मतलब एक रुपया करके वो बैलेंस उधर हमारा बढ़ते जाएगा और वो अचानक हमारे बिल्डिंग के लिए कभी ज्यादा इसमें रिपेयर मेंटेनेंस का कोई लार्ज एक्सपेंडिचर करने की जरूरत आई, समय आया तो उस वक्त वो हमारे काम में आएगा, मतलब आपकी वो सेविंग हो जाएगी। इसके बारे में भी आप सभी लोगों को हमेशा अलर्ट रखने के लिए, जागरूक रखने के लिए, आप सभी लोगों का, मेंबर्स लोगों का फ्यूचर सेव करने के लिए आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके लिए वो प्रोविजन बायोलॉज में की गई है। मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स की रिस्पांसिबिलिटी है, चेयरमैन सेक्रेटरी की रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको पढ़े। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बायलॉ नंबर 148 में क्लियर कट मेंशन किया है और उसके बारे में आप ऑडिटर को बोल सकते हैं, सॉरी अकाउंटेंट को शुरू में ही सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा वो 25% अमाउंट उधर ट्रांसफर करो। राइट ऑफ डील्स के बारे में कभी कभी क्या है कि कोई कोई सोसाइटी में ऐसा होता है, पहले ये देखते थे काम, उन्होंने ऐसा ऐसा किया, वो इतने अमाउंट किसकी है किसकी पता नहीं लग रहा है, कोई एनईएफटी से पेमेंट करता है, इससे पेमेंट करता है, उसका पता नहीं लग रहा है, वो सस्पेंस अकाउंट में इतनी है, 10 साल से वो चली आ रही है, 15 साल से वो चली आ रही है, 25 साल से चली आ रही है। फिर ऑडिटर कभी कभी क्या बोलता है, अरे वो राइट ऑफ करो ना। राइट ऑफ करने का अधिकार हम लोगों का है क्या? नहीं। अगर एक्सपेंडिचर के बारे में अगर कुछ लिमिट है मैनेजमेंट कमेटी को कि 1 लाख रुपीस तक मैनेजमेंट कमेटी अपने अधिकार में एक्सपेंडिचर कर सकती है, उससे ज्यादा करने का है तो क्या करो, एनुअल जनरल मीटिंग या स्पेशल जनरल मीटिंग का प्रायर अप्रूवल ले लो। इसी टाइप में राइट ऑफ ड्यूज, ये किसका ड्यूज है? ये मेंबर्स का है ना। तो कोई भी डिसीजन लेने के या जनता के दरबार में जाओ, मेंबर के सामने जाओ, ये किसका है? सब मेंबर का है। ये सिचुएशन ऐसी ऐसी है, हम लोग अभी ये कमेटी में आए हैं, लेकिन पहले 5 साल से या 10 साल से भी आया है और ये सस्पेंस अकाउंटिंग था, तो आपको क्या है, ये तो राइट ऑफ करने की ये प्रोविजन है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है तो करो, नहीं है तो नहीं करेंगे। लोगों के सामने लेके जाओ, बस जो लोग कहे वो चलेंगे। लोगों को इतना समझा देने की जरूरत है, इसमें प्रोविजन है क्या नहीं, ये लोगों को सबको पता नहीं रहेगा। ये समझा देना हमारा काम है मैनेजमेंट कमेटी मेंबर के नाते से। इसके लिए हमको स्टडी करना है और इससे ज्यादा और हमारे प्रॉब्लम कम करने हैं तो हम इतना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप सभी लोग बायोलॉज पढ़ो और ये आपके पैसे से बायोलॉज की कॉपी हम आपको भी दे रहे हैं, मेंबर का पैसा है ना। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का ये जो उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, आपस में एक साथ में बैठो और एक दूसरे को कोऑपरेट करो और सबका मान सम्मान, सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबका भलाई, सबका कल्याण होना चाहिए। इसके कोऑपरेटिव मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। इससे ज्यादा अच्छा कंसेप्ट दूसरा कोई भी नहीं है। कंपनी एक्ट में देखिए, कंपनी एक्ट में अगर किसी के पास 1 शेयर है वो कंपनी का, उसको 1 वोट देने का अधिकार है। किसी के पास 10 शेयर है उसको 10 वोट देने का अधिकार है। आपके हाउसिंग सोसाइटी में मेरे नाम पे 10 फ्लैट रहेंगे तो मुझे 10 वोट नहीं है, 1 ही वोट है। कोऑपरेटिव और कंपनी, इसमें ये फर्क है। मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं बहुत क्वालिफाइड हूं, मैं बहुत बलवान हूं, इससे ज्यादा फिर भी मुझे ज्यादा अधिकार, ज्यादा वोट नहीं है। एक एग्रीमेंट में 10 लोगों के नाम है, 4 लोग, 10 का तो छोड़ो, 4 लोगों के नाम है। एक एग्रीमेंट में अगर 4 लोगों के नाम है, वो चारों लोग अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आके चारों लोग एक साथ आके दंगा मस्ती करना चाहते हैं, कानून उनको परमिशन नहीं देता है। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस टू फर्स्ट मेंबर, बाकी लोगों को अलाउड नहीं। फर्स्ट मेंबर अगर वो नहीं अटेंड करना चाहते हैं, उसने अगर 10 फॉर्म भर के दे दिया तो सेकंड मेंबर वाले को परमिशन दे दो। एक साथ में चारों मेंबर आएंगे, कल चारों मेंबर ऐसा सोचेंगे हमारे मतलब बलशाही के ऊपर क्या करेंगे, पूरा मैनेजमेंट कमेटी का कमेटी हमारे ताबे में ले लेंगे और हम जैसा मर्जी वैसा मैनेजमेंट कमेटी चलाएंगे, कानून उनको परमिशन देता नहीं। इसके लिए ये कोऑपरेशन का ये जो है कंसेप्ट बहुत भारी है और इसी के लिए, इसी के आधार पर जो कामकाज करना है, तो ये कामकाज कानून के आधार में, मतलब जो बायोलॉज में है, कानून का ये एक्ट हम नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है हमारे पास, सही है, लेकिन ये इसमें बायोलॉज को आपको पढ़ना जरूरी है।
और जब आप बायोलॉजी का स्टडी करोगे आपके सोसाइटी के आपके मेंबर के लिए तो इसका उपयोग होगा, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल है, आपकी अलग अलग सोसाइटी है, ये अपना इतना ये सब जो क्लब ये है एसोसिएशन है, बाकी के अलग अलग सोसाइटी को भी आप मतलब हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, एक आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपके एरिया में। हो सकता है कल कारपोरेटर बन जाओगे, हो सकता है कल एमएलए बन जाओगे, हो सकता है कल एमपी बन जाओगे। जिसने हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट संभाला, यहां सब है मैनेजमेंट में, फाइनेंस है, एचआर है, सब 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 है सब। जिसने ये मैनेजमेंट संभाला वो दुनिया के किसी भी सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाके वो पावरफुल मैनेजर बन सकता है। ये भारी है, बहुत भारी है। कोऑपरेटिव बैंक या किधर कुछ रहेंगे ना आप, क्या खाली ऑफिस आवर्स में इतना है, यहाँ तो 24 आवर्स है। रात को 12 बजे में आपको कॉल आएगा, हमने आपको सेक्रेटरी बनाया ना, नेक्स्ट टाइम में आपको कैसे सेक्रेटरी बनती है हम देखते हैं। अरे कितना पावरफुल है ये, रात को 12 बजे भी आपसे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए। और ये सुनने की क्षमता जिसके पास है वो पावरफुल मैनेजर बन सकता है। मराठीमध्ये म्हणतात ना की राजकारणामध्ये राहायचं तर गोयंड्याची कातडी पाहिजे, संवेदनशील माणसाचं काम नाही, जो इमीडिएटली इसको टेम्परेचर बढ़ता है उसका काम नहीं है। और ये संयम बढ़ाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है, और उसके साथ साथ सेफ कामकाज कैसा करने का एजुकेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य है बायोलॉजी। तो 148 150 तक क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड राइट ऑफ डीड। अभी उसके आगे क्या है 151 टू 153 ऑडिट। अभी समझो हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने सब रजिस्टर रखे हैं, ये फाइल रखे हैं, बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो किया सब कुछ किया, लेकिन यहाँ क्या होता है आपके कामों का, आपके कारोबार का मूल्यमापन कौन करेगा, कोई थर्ड पार्टी करेगा, बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक यंत्रणा बनाई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया, ऑडिटर। अभी ऑडिटर कौन है, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो जीडीसी एंड ए गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी एग्जाम होती है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, जिसने वो एग्जाम पास किया है और उसको कुछ 5 साल मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद में वो सिर्फ जीडीसी एंड ए पास करके वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। जीडीसी एंड ए पास होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिटर का पैनल 3-3 साल के लिए मतलब ये अप्रूव किया जाता है। उस वक्त उनका एक स्पेसिफिक टाइमिंग रहता है कि उनके तरफ से एप्लीकेशन आना चाहिए, इसका ये इतना साल का एक्सपीरियंस है, उसने पहले ऑडिट किया ये नहीं, उसके आधार पर ये पैनल बनता है। जिनका नाम ये पैनल में है उसमें से किसी को आप ऑडिटर करके अपॉइंट कर सकते हैं। अभी हम लोग कभी कभी एक समझते हैं कि वो चार्टर अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग सेक्टर में चार्टर अकाउंट की डिग्री है, ये बराबर है, लेकिन सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट की डिग्री है उनके पास, और उनका अगर ये कोऑपरेटिव सेक्टर के पैनल में उनका नाम नहीं है तो आपके सोसाइटी का ऑडिट वो नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका नाम है बहुत बड़ा, लेकिन वो आपको ऑडिट नहीं कर सकते, सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट है बस, लेकिन इधर पैनल में उनका नाम नहीं कर सकते। तो जिनका नाम पैनल में है वही आपका ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए, आपकी